Very good morning, my dear students. Students, as we are studying chapter 4th, climate, and in our previous lecture, we have discussed 6 major controls of the climate of any place. यानी कि 6 मेजर फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था जो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। और वह कौन कौन से फैक्टर्स थे? लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, यानी कि वो फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन जनरल डिस्कस किया था कि किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आज हम सिर्फ इंडिया के क्लाइमेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले लैटिट्यूड। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, जो इंडिया की मेन लैंड है वो उसका लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक। अब बीच में 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री अप टू 37 तक सभी लैटिट्यूड्स जो हैं वो लाई करते हैं। The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from Run of Kutch in west and to Mizoram in the east. अब एक जो लैटिट्यूड है हमारा वो 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ से पास करता हुआ, और ये कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच पास करता हुआ जाता है, मिडल से पास करता हुआ जाता है। अगर वेस्ट में देखेंगे हम तो ये रन ऑफ कच्छ से पास करता हुआ जाता है और ईस्ट में मिज़ोरम से पास करता हुआ निकलता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कंट्री को ऑलमोस्ट 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। इसके साउथ में जो है ट्रॉपिकल एरिया बिलोंग करते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो है वो सब ट्रॉपिकल एरियाज बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं इंडिया के, ये जो है इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कैसे करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लैटिट्यूड्स पे जो है टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। जैसे जैसे लैटिट्यूड्स वेरी करते हैं वैसे वैसे जो सन रेज हैं वो इक्वली नहीं पड़ती हैं, वो वेरी करती जाती हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो सेंटर में जो है सन रेज बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती हैं, स्ट्रांगली पड़ती हैं। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सन रेज कम कम पड़ने लगती हैं, यानी कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करने लगता है। बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सभी लॉन्गिट्यूड पे जो सन रेज हैं वो इक्वली पड़ती हैं, लेकिन लैटिट्यूड पे वेरी करती हैं, ठीक है। और इस वजह से जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है साउथ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में, यहाँ पर जो है जितने भी एरियाज, जितनी भी स्टेट्स वगैरह आती हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऐसे मॉडरेट रहता है, यानी कि बड़ी ज़्यादा सर्दियाँ भी नहीं पड़ती हैं और बड़ी ज़्यादा गर्मियाँ भी नहीं पड़ती हैं, एक प्लीजेंट टेम्परेचर रहता है। और वहीं अगर हम सब ट्रॉपिकल एरियाज़ की बात करें, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ की एरियाज़ की बात करें, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हार्शली, जैसे विंटर्स होंगी तो हार्श विंड्स भी हो जाएंगी, समर होंगे हार्श समर होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ये सब भी जो है लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे लैटिट्यूड वेरी करता है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो भी वेरी करता है, यानी कि वहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो वेरी करती है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से लैटिट्यूड जो है वो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। जो इंडिया के क्लाइमेट की ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जो इंडिया का, वो किसकी वजह से है? लैटिट्यूड की वजह से, ओके। बच्चों, आप यहाँ ग्लोब में भी देख सकते हैं, ये इक्वेटर है, यहाँ पर जो है टॉरिड जोन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है, और यहाँ पर जो है टेम्परेट जोन है, और ये आर्टिक जोन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिसे हम पोलर रीजन भी कहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आल्टीट्यूड, यानी कि आल्टीट्यूड अब कैसे अफेक्ट करता है इंडिया की क्लाइमेट को। इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ, जैसा कि आप बच्चों जानते हो, नॉर्थ में जो है वो क्या है? हिमालयस है। इंडिया के नॉर्थ में हिमालयस में है, हिमालयस है विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर, जिनकी हाइट जो है एवरेज हाइट कितनी है? ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स। इंडिया आल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर्स।
द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। अब होता क्या है बच्चों, जब सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं तो ये हिमालयास जो हैं वो इन्हें रोकते हैं इंडिया के अंदर एंटर होने से। ठीक है, इस वजह से जो इंडिया का वेदर कंडीशन है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, मतलब उतनी ज़्यादा। अब जैसे बिल्कुल ठंडी हवाएं आएंगी तो उस टाइम पे जो ठंड पाई जाएगी एज़ कम्पेयर टू जैसे इंडिया में होती है वैसी वाली नहीं होती, क्योंकि ये जो कोल्ड विंड्स हैं इन्हें ये हिमालयास जो हैं, ये जो माउंटेन्स हैं हमारे नॉर्थ में, ये इन्हें इंडिया में एंटर नहीं होने देते हैं। It is because of these mountains that this subcontinent experience comparatively milder winters as compared to Central Asia। और इसीलिए इन हिमालयास, इन माउंटेन्स की वजह से जो यहाँ पर विंटर्स होती है इंडिया में वो माइल्डर विंटर्स होती है एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे भी जो मैक्सिमम एलिवेशन है वो अबाउट 30 मीटर्स तो है ही। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो ऑल्टीट्यूड है वो भी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड्स। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यानी कि जो इंडिया की क्लाइमेट या वेदर कंडीशंस हैं वो इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ये जो नीचे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दी गई हैं कुछ, इनके द्वारा गवर्न किया जाता है, यानी कि इनके द्वारा अफेक्ट होता है। फर्स्ट है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, सेकेंड है अपर एयर सर्कुलेशन एंड थर्ड है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इन्हें हम जो है बच्चों वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेशर एंड सरफेस विंड्स कि जो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स हैं वो किस तरह से अफेक्ट करती हैं इंडिया के क्लाइमेट को। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ easterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere। जो इंडिया है वो कहाँ पर लाई करता है, नॉर्थ ईस्टली विंड में। देखो नॉर्थ ईस्टली विंड का मतलब हो गया बच्चों, हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि जैसे ये समझ लो आ गया अर्थ का ग्लोब, और यहाँ पर जो है इक्वेटर है, यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर क्रिएट होता है, और यहाँ से जो है हवाएं ऊपर को उठती हैं, फिर वो डाइवर्ज कर जाती हैं हॉरिजेंटली, और फिर वो जहाँ पर उन्हें वैक्यूम मिलता है वहाँ से सबसाइड करती हैं और यहाँ पर बना देती हैं हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। ऐसे ही डिस्कस किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में भी। और यहाँ से फिर जो है वो विंड्स जो है वो नीचे को मूव करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो विंड्स जो हैं वो जब फ्लो करेंगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, तो वो थोड़ी सी डायरेक्शन अपनी चेंज कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे ऐसे फ्लो करेंगी, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये साउथवर्ड की तरफ साउथवर्ड ब्लो करती हैं, यानी कि सबसाइड होने के बाद साउथवर्ड ब्लो करती हैं, लेकिन थोड़ा सा ये राइट की तरफ जो है, देखो ऊपर से अगर आ रही होगी तो राइट कैसे हो जाएगा, ऐसे इस तरह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। इस तरह से ये फ्लो करना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करती हैं, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होती हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और अगर हम बात करें कि देखो यहाँ पे जो है वो लो प्रेशर है ना, ठीक है, अब जो कुछ विंड्स जो है वो इस तरफ भी डाइवर्ज हुई है, जो यहाँ से सबसाइड करेंगे वो किस डायरेक्शन में, इस तरह से जो है वो इक्वेटर में आएंगी। ठीक है, यानी कि जो विंड है वो सीधे सीधे नहीं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, बल्कि उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। नाउ बच्चों कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, एन एपरेंट फोर्स कास्ट बाय द अर्थ्स रोटेशन। ऐसी फोर्स जो किसकी वजह से होती है, जब अर्थ रोटेट करती है ना उस वजह से। देखो जब अर्थ रोटेट करेगी तो जो
विंड फ्लो कर रही होगी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। द कोरोलियस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स, और कोरोलियस फोर्स की वजह से ही जो विंड है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाती है। वो सीधे साउथवर्ड नहीं आती है बल्कि थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर देती है। जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आती हैं तो वो टूवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और जब वो सदर्न हेमिस्फीयर से जाती हैं, अभी जो मैंने आपको ग्लोब में दिखाया, तो वो टूवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट करती हैं। दिस इज़ नोन एज फेरेल्स लॉ। और ये जो विंड्स हैं वो डिफ्लेक्ट करती हैं राइट या लेफ्ट की तरफ, इसी को कहा गया है फेरेल्स लॉ। ठीक है। जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर द लैंड। और जनरली जब ये विंड्स जो है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर उठती हैं तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेके उठती हैं। ठीक है। Therefore they bring little और no rain। इसीलिए ये कभी कभी जो है कुछ छोटी छोटी बारिश लेके आती हैं अपने साथ ये विंड्स, और समटाइम्स जो है बिल्कुल भी रेन नहीं लाती हैं। Hence India should have been an arid land but it is not so। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक एरिड लैंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो ड्राई एरियाज़ हैं वो इतना नहीं है। तो ऐसा क्यों? द प्रेशर एंड द विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। जो प्रेशर और विंड कंडीशन है इंडिया की वो बिल्कुल यूनिक है, सबसे अलग है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। विंटर की अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ में जो हिमालयस है वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है, यानी कि हाई प्रेशर होता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू लो प्रेशर एरियाज। अब हिमालय से जो है विंटर के दौरान हिमालय से कोल्ड ड्राई विंड्स जो है वो ब्लो करती हैं लो प्रेशर एरियाज की तरफ। ठीक है। ओवर द ओशन टू द साउथ। ठीक है। साउथ की तरफ जो है वो ब्लो करती हैं विंड्स नॉर्थ ऑफ द हिमालय से। ठीक है। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। और अगर हम समर की बात करें तो जो लो प्रेशर एरिया है वो एशिया के इंटीरियर में डेवलप हो जाता है, एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो एरियाज हैं वहाँ पे भी लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। दिस काजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ड्यूरिंग समर। और इसकी वजह से जो विंड का डायरेक्शन है वो बिल्कुल रिवर्सल हो जाती है। ठीक है। यानी कि वो रिवर्स डायरेक्शन में विंड ब्लो करना स्टार्ट कर देती है समर में। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। जो एयर है जो हाई प्रेशर एरिया से सदर्न इंडियन ओशन की तरफ फ्लो करती हुई आ रही है। ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन में? साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती हुई आ रही है, क्रॉस करती है इक्वेटर को क्रॉस करती हुई जाती है एंड टर्न्स राइट टूवर्ड्स द, और फिर राइट की तरफ टर्न हो जाती है टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और ये जो विंड्स आई ना हाई प्रेशर एरिया से, यानी कि ओवर द सदर्न इंडियन ओशन से होते हुए और साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में, जब इन्होंने इक्वेटर को क्रॉस किया और उसके बाद ये राइट की तरफ टर्न करके ये लो प्रेशर एरिया की तरफ चली गई, इन विंड्स को कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ठीक है। दिस विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन। और ये जो विंड्स हैं ये वार्म ओशंस के ऊपर से ब्लो करती हुई जाती हैं और अपने साथ जो है मॉइस्चर गैदर करती हुई लेती जाती हैं एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। और इसकी वजह से जब ये ओशंस के ऊपर से जाती हैं अपने साथ मॉइस्चर्स गैदर करते हुए लेके जाती हैं, और इस वजह से जो है वो लार्ज अमाउंट में जो है रेनफॉल होता है मेनलैंड ऑफ इंडिया में। ठीक है। इंडिया में इस वजह से जो है रेनफॉल होता है। और जो इंडिया का टेम्परेचर जो हम कह रहे थे कि इंडिया का तो एरिड लैंड होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रेशर और सरफेस विंड्स की वजह से इंडिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो लैटिट्यूड है वो इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं,
अल्टीट्यूड किस तरह से अफेक्ट करते हैं, और प्रेशर एंड विंड्स के अंदर हमने प्रेशर एंड सरफेस विंड्स को डिस्कस किया कि वो किस तरह से इंडिया के क्लाइमेट को और उनकी वेदर कंडीशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अपर ईयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।